प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए सामाजिक विषय में प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि पूर्व विदित है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा मनुष्यों का एक देश के प्रति लगाव, उनके अंतर्गत सद्भाव, सद्गुण की भावना, एकता की भावना, राष्ट्रता की भावना, मेल जोल की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना और एक समस्याओं के समाधान को करने की सभी में एकजुट होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है, यानी राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति होती है वो कब और क्यों, कहाँ, कैसे होती है। राष्ट्रवाद का जन्म तब होता है जब किसी भी देश में कोई बाह्य शक्तियाँ किसी देश के आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करती हों या उस देश की किसी भी क्षेत्र में आक्रमण करती है या उसको अपने अधीन करती है या वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करती है या अपना साम्राज्यवाद स्थापित करती है, तो सभी देश के नागरिक एकजुट होकर उस देश के खिलाफ लड़ते हैं जो हमारे देश पर अटैक करता है। तो ऐसे में सभी देश मिलकर, संपूर्ण देश मिलकर वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अर्थात वो ही राष्ट्रवाद होता है। तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। अर्नेस्ट रेनन ने भी राष्ट्रवाद के बारे में बताया है कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र में की समानता, राष्ट्र में भाईचारा, मेल मिलाप कब होता है, जब कोई विपत्ति आती है, देश पर संकट आता है, तो सभी नागरिक मिलकर, सभी राष्ट्र के सामूहिक रूप से मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। तो ऐसे में जब मुकाबला करते हैं तो वो राष्ट्र का एक निर्माण होता है, यानी राष्ट्रवाद का जन्म हो जाता है। यानी सभी राष्ट्र के नागरिक मिलकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरी चीज, अब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो राष्ट्र की बात की है वो यूरोप महाद्वीप में बात की गई है, और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत बहुत से देश आते हैं, जिसमें यहाँ पर विशेषकर फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, पिरसा आदि देशों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि इन देशों में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। जब हम ये पाते हैं कि इन देशों पर एक तानाशाही शक्तियाँ, साम्राज्यवादी शक्तियाँ, औपनिवेशिक शक्तियाँ ने यहाँ इनके देश में आकर दस्तखत दी या इनका शोषण किया। जब इनका एक्सप्लोरेशन किया तो इस प्रकार से देश के अंतर्गत राष्ट्र के नागरिकों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई,
अर्थात वहाँ राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संपूर्ण देश के नागरिकों ने मिलकर उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फ्रांस के बारे में। जो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का जो निर्माण हुआ था, वो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था फ्रांस के जो सम्राट था लुई 16वें। ये जो फ्रांस का सम्राट था, ये घृणित तानाशाही, डिक्टेटरशिप और अपने को सुपीरियर मानता था और जनता का शोषण करता था। तो संपूर्ण जनता ने मिलकर एक राष्ट्र के अधीन होकर, यानी राष्ट्र के केंद्र बिंदु में आकर इस सम्राट का, यानी जो प्रथम वर्ग था, उसका विरोध किया। तो राष्ट्र का यानी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से फ्रांस के अंतर्गत भी जो ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने शोषण किया और उस शोषण से निजात पाने के लिए जो छोटा वर्ग था, जिसको शूद्र वर्ग था, निम्न वर्ग था, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वो समानताओं से वंचित था, साधनों से वंचित था, तो ऐसे लोगों ने सम्राट के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, तो उसके लिए यहाँ पर जो है राष्ट्र के प्रति एकता उत्पन्न हुई, जिससे कि लुई 16वें का खात्मा हुआ और उसे फांसी दे दी गई थी। जो बास्टील का किला था, वहाँ पर जो है सभी ने उसको जेल को तोड़ दिया था और सभी ने मिलकर जो है इस घृणित जो व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार से फ्रांस में एक राष्ट्रवाद का एक निर्माण हुआ। जो फ्रांस की जो क्रांति हुई वो 1789 में हुई थी, 1789, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। और यहाँ पर भी क्रांति का जो मेन कारण वो था, जो शक्तियाँ थीं, जो पावरफुल शक्तियाँ थीं, वो शोषण करती थीं। तो इसलिए यहाँ पर जो जनता का शोषण किया जाता था, तो जनता ने ऐसे अत्याचारी कृपण राजा का हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया और उसको गद्दी से हटा दिया। तो इस प्रकार से क्रांति सफल हुई। सफल होने के बाद वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का भी उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा आपने, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने प्रजातंत्र को धराशायी कर दिया था, प्रजातंत्र को डिस्ट्रॉयड कर दिया था और एक राजतंत्र के रूप में इसने भी अपने को उदय किया। वैसे इसके जो सुधार थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसने जो सामंतवादी प्रणाली थी उसको समाप्त किया। सामंतवाद को समाप्त किया। प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार। अब ये जो उसने बैंक के ये नेपोलियन ने जो कानूनी क्षेत्र में कानूनी कोड लागू किया, कानूनी कोड लागू किया और बैंकिंग प्रणाली में सुधार किए, काफ़ी सुधार किए। उसका मेन मोटिव क्या था, क्यों सुधार किए थे? क्योंकि वो जनता में अपनी पहुंच बनाना चाहता था, जनता को खुश रखना चाहता था, जनता के जो भी व्यवस्थाएं थी उनको सुचारू रूप से लाने के लिए, जनता को एक उच्च स्तर का दर्जा देने के लिए उसने ये कार्य किए।
जिससे कि उसको राजतंत्र जनता को स्वीकार हो। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र, लेकिन वो नेपोलियन बोनापार्ट वो लोकतंत्र नहीं लाया और उसने भी यही किया। लेकिन जो विश्व की और शक्तियाँ थीं उन्होंने नेपोलियन का विरोध किया और नेपोलियन को हरा दिया गया। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसको पूर्ण रूप से हरा दिया गया था और 1821 में उसकी जो है मृत्यु हो गई हेलेना द्वीप पर, क्योंकि ब्रिटेन, प्रूसा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस आदि देशों ने मिलकर उसको परास्त कर दिया था। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रवाद यहाँ पर इसका जन्म हुआ। दूसरे और देशों में भी राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले टर्म में बताया था कि यूरोप के अंतर्गत जो इटली था, इटली का एकीकरण इटली का एकीकरण। अब इटली में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ? इटली अलग अलग भागों में विभाजित था। पीडमांट, नेपल्स आदि क्षेत्रों में ये डिवाइड था और यहाँ का जो चांसलर था, जो पूरे विश्व के रूप में यूरोप का जो चांसलर माना जाता था, जिसका नाम था मेटरनिख। वो अधिकतर वर्ल्ड पर शासन करना चाहता था। तो मेटरनिख की जो नीतियाँ थीं वो राष्ट्र विरोधी थी, राष्ट्रवाद के विरोध में थे। यानी वो किसी का यूनिफिकेशन नहीं होने देना चाहता था, यानी इटली का डिवाइडेशन चाहता था। इटली को एक केंद्र बिंदु में नहीं आना चाहता था कि जितने भी पीडमांट जो वहाँ शहर थे वो वहाँ पर शासन करना चाहता था। नेपल्स जो यहाँ थे, लोम्बार्डी, ये अलग अलग भागों में जो इटली के ही एक अलग अलग क्षेत्र थे, लोम्बार्डी। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र थे वो अलग अलग डिवाइडेशन, और इसमें ये फूट डालो शासन करो नीति चलाना चाहता था, डिवाइड एंड रूल। तो इस प्रकार से वो इटली के मार्ग में अवरोधक था। यानी मेटरनिख जो था वो इटली के निर्माण में बाधक था, इटली के निर्माण में बाधक था। इसलिए वहाँ के जो राष्ट्र नायक थे, जिनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता था इटली के अंतर्गत, जिनके नाम थे मैज़नी, इटली के राष्ट्रनायक, यानी राष्ट्रवाद के उन्नायक, इटली की जंजीरों को काटने वाले, इटली को स्वाधीनता देने वाले, इटली को स्वतंत्र करने वाले, इटली के भाग्य विधाता जो 3 व्यक्ति थे, जिनका नाम था मैज़नी, दूसरे थे गैरीवाल्डी और तीसरे थे कैबूर, जो प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। कैबूर, विक्टर एमैनुएल द्वितीय ने कैबूर को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कराया, क्योंकि उसके अंतर्गत एक प्रतिभा, उसके अंदर जीनियस, उसकी कुशाग्र बुद्धि, उच्च सैनिक प्रतिभा और एक दूरदर्शी के रूप में जाने जाने वाला कैबूर,
एक प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन था। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद था उस समय वो बांधक बना हुआ था और वो स्वतंत्र रूप में नहीं था। इसलिए कैबूर ने इटली की स्वतंत्रता यानी इटली को स्वतंत्र करने के लिए उसने एक बीड़ा उठाया और उसके सहायक राष्ट्रवाद के नायक गैरिबाल्डी ने एक संस्था का निर्माण किया, कार्बोनरी संस्था तथा यंग इटली का निर्माण किया। यंग इटली इनका निर्माण करके गैरिबाल्डी ने एक राष्ट्रवाद के एक ऊंचा लाने के लिए इटली को विभाजित था। इटली में अलग छोटे छोटे क्षेत्र थे और इटली एक पूर्ण रूप से राष्ट्र के अधीन नहीं था। इसलिए उसको एक राष्ट्र में लाने के लिए मैज़नी जैसे महान दार्शनिक, विद्वान, कवि, कलाकार, चित्रकार, राष्ट्रनायक ने इटली की जो बेड़ी थी, जो जंजीरें थीं, उन जंजीरों को काटकर इन्होंने सेडोवा का युद्ध लड़ा। और जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, ये सबसे खतरनाक व्यक्ति था उस समय यूरोप के अंदर। ये अपने को पूरे वर्ल्ड का सुपीरियर मानता था, पूरे विश्व का तानाशाह मानता था उस समय यूरोप के अंतर्गत। और ये जर्मनी और प्रसा जैसे देश को अपनी उंगली के नीचे नचाना चाहता था, एक केंद्र के नीचे, यानी ये उनका पूरा शोषण करता था। और इसलिए वो राष्ट्रवाद को खात्मा करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। वो वहाँ से अलगाववाद चाहता था। तो ऐसे में मेटरनिख जैसे व्यक्ति को परास्त करना वो एक टेढ़ी खीर थी। तो इस प्रकार से इन्होंने मिलकर मेटरनिख को बुरी तरह से परास्त किया। यानी मेटरनिख जैसे महान जो एक तानाशाही व्यक्ति था, उसका खात्मा कर दिया, उसको जड़ी से समाप्त कर दिया उसके। तो इस प्रकार से इसकी पूरी तरह से समाप्त करके और जो इटली का जो निर्माण किया, एक सुंदर इटली यूरोप के अंतर्गत, जो जनता में वहाँ लोकतंत्र का शासन स्थापित हुआ। और जो मेटरनिख था उसको समाप्त करके इटली एक नए रूप में अवतरित हुआ। तो इस प्रकार से इटली का निर्माण, इटली का राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस प्रकार से यूरोप के अंतर्गत इटली के जो कर्णधार थे, जैसे भारत में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही ये इटली के में थे, देशभक्त थे इटली के, मैज़नी, गैरिबाल्डी, कैबूर और विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ये चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण हो, इटली का निर्माण। इस प्रकार से आगे चलते हैं जर्मनी की तरफ। अब जर्मनी में का कैसे वो हुआ, जर्मनी का एकीकरण। अभी हमने आपको इटली का एकीकरण बताया था, अब हम आपको जर्मनी का एकीकरण बताएंगे, क्योंकि दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। अब बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी जो था इसका भी वही स्थिति थी जो स्थिति इसमें जो है इटली की थी। सेम कंडीशन जर्मनी की भी थी।
यानी जर्मनी का को भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ गया था। जर्मनी के मार्ग में भी मेटरनिक का ही बड़ा वो था, मेटरनिक। ये यूरोप का ऐसा व्यक्ति था, यदि मेटरनिक को छींक आती है तो पूरा विश्व छींकने लगता था, ऐसा व्यक्ति था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, राजकुमार था, और ये जर्मनी के मार्ग में बांधक था। जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था, जर्मनी के एकीकरण में बांधक था। जिस प्रकार से इटली में जो गैरिबाल्डी कैबूर जो थे, मैजरी थे, उसी प्रकार से जर्मनी का जो नायक, राष्ट्रनायक, राष्ट्रवाद का पिता, और जिस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो सरदार पटेल थे, उसी प्रकार से जर्मनी के अंतर्गत बिस्मार्क का योगदान था। बिस्मार्क का स्थान है, बिस्मार्क। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लॉन्च की थी। बिस्मार्क ने जर्मनी में, भारत में ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी जो प्रारंभ की थी, जो आयरन मैन जो कहा वो पटेल को, सरदार पटेल, इस प्रकार से भारत में उन्होंने जितनी भी रियासत थी, 562 रियासत थी, जो राजाओं के क्षेत्र थे, वो डिवाइड थे, और वो अपना एक स्वतंत्र स्थान मांगना चाहते थे। 500 जैसे पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, उसी प्रकार से जो 562 रियासत थे, वो भी अपना अलग पाकिस्तान के रूप में अपने को अलग अलग भाग में देखना चाहती थी। लेकिन ऐसे में तो इस प्रकार से भारत से 562 पाकिस्तान बन सकते थे। लेकिन उस समय जो सरदार पटेल थे, जो पटेल सूझबूझ की नीति के द्वारा, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी द्वारा, उन्होंने रियासतों का विलय करा दिया। यानी जो भारतीय जो रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी, उनको भारत के अंतर्गत विलय करा दिया, यानी भारत में ही मिला दिया गया था। वो उन्हीं की एक सूझबूझ थी, उनकी एक दृष्टिकोण था। उसी प्रकार से बिस्मार्क, जर्मनी के अंतर्गत बिस्मार्क था। जर्मनी अलग अलग भागों में डिवाइड था, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नहीं, बिस्मार्क ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। बिस्मार्क ने मेटरनिक जैसे घृणित चांसलर को सफाया कर, यानी जो जर्मनी का जो युद्ध वो हुआ था इटली का, उसमें बिस्मार्क भी था। तो इन्हें सबने मिलकर, बिस्मार्क ने भी मेटरनिक का सफाया किया, मेटरनिक का पतन किया, मेटरनिक को उसके मार्ग से हटा दिया। तो इस प्रकार से जर्मनी के अंतर्गत बिस्मार्क का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। यानी अगर हम ये कहें कि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का राष्ट्र विधाता था, जर्मनी का एक अवतार था, जर्मनी का एक ईश्वर था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पटेल का योगदान था, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका योगदान था, उसी प्रकार से बिस्मार्क का भी योगदान था। तो जर्मनी जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसको एक साथ कराने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसने भी कई युद्ध लड़े, सैडोवा का युद्ध लड़ा, पीडमांट का युद्ध लड़ा, ऑस्ट्रिया का पिरसा का युद्ध लड़ा। जो पिरसा था, पिरसा का युद्ध, पिरसा पर भी जर्मनी को मेटरनिक का ही असर था। यानी इसलिए बिस्मार्क ने पिरसा को भी अपने अधीन किया और मेटरनिक को हटाकर जर्मनी को एक एकीकरण के मार्ग में ला दिया था। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो बिस्मार्क एक महान राष्ट्रवाद का पिता, जर्मनी के राष्ट्रवाद का नायक था, और इसका एक महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय, अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय योगदान है राष्ट्र निर्माण के लिए, जर्मनी का के लिए। इसके बाद जो इस पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, क्योंकि एक
जब एक क्रांति होती है तो दूसरे देश में भी क्रांति की ज्वाला लपट चली जाती है। तो और विश्व के जो छोटे छोटे देश थे उन देशों में भी क्रांति प्रारंभ होने लगी। विश्व के देशों में जो छोटे छोटे देश थे, अब यूरोप में क्रांतियों का वर्ष, यूरोप में क्रांति का वर्ष ये 1848 था। यानी यूरोप के अंतर्गत 1848 में ये भी जितने भी देश थे वहाँ क्रांति सुलगने लगी, क्रांति प्रारंभ होने लगी, क्रांतियों का सन्निगणेश हुआ। उसका मेन कारण था जर्मनी और इटली का एकीकरण, यानी बिस्मार्क का पतन, मेटरनिक का पतन और बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना। इसके साथ साथ उसको देखते हुए यूरोप के अन्य देशों में क्रांति प्रारंभ होने लगी, जहाँ पर जो तानाशाही शासक थे, सम्राट थे, उनको गद्दी से हटाया गया, उनके खिलाफ क्रांति की गई। तो यूरोप में कोई सा भी ऐसा देश नहीं बचा था उस समय जो 1848 में क्रांतियों से विमुख रहा हो या क्रांति नहीं हुई हो। सभी देशों में क्रांतियाँ हुई और उन क्रांतियों का एक परिणाम ये हुआ कि यूरोप के अंतर्गत से शोषण समाप्त हो गया। जब क्रांति कब होती है, किसी देश में क्रांति कब आती है? जब उस देश में असमानता हो, इनइक्वलिटी होती, तो क्रांति के द्वारा बदलाव होता है। अमेरिका में 1776 में क्रांति हुई, रूस में 1917 में हुई, रूस में 1917 लेनिन के नेतृत्व। तो आज भी क्रांति हो रही। क्रांति भी अलग अलग प्रकार की है। सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है, धार्मिक क्रांति है, वैश्विक क्रांति है, खनिज क्रांति है, खाद्य क्रांति है, मत्स्य क्रांति है। तो क्रांतियों के रूप भी अलग हैं, लेकिन मध्यकाल में सबसे ज़्यादा राजनीतिक क्रांतियों ने जन्म लिया। यानी पूरे विश्व के अंतर्गत राजनीतिक क्रांति अधिक रही है। राजनीतिक क्रांति ब्रिटेन की जो क्रांति थी वो भी राजनीतिक क्रांति थी। ब्रिटेन की क्रांति 16 वर्ष। इस क्रांति को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्लोरियस अर्थात शानदार क्रांति, शानदार क्रांति। शानदार क्रांति से क्यों कहा गया है? क्योंकि बगैर खून खराबे की ये क्रांति सफल हो गई थी। इसलिए जो यहाँ का राजा था जेम्स, यहाँ का जो राजा था जेम्स, वो गद्दी छोड़कर भाग गया था और उसकी पुत्री मैरी ने शासन पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से ये क्रांति थी। वहाँ पर जो क्रांति हुई थी वो संसद और राजा के बीच में थी कि सुपीरियर कौन हो, सर्वोच्च कौन है। तो वहाँ पर पार्लियामेंट को सर्वोच्च माना गया था, क्योंकि राजा का शासन, राजा चला गया था, तो वहाँ पर संसद को सुपीरियर माना गया था, यानी संसद मुख्य रूप से मानी गई थी। तो इस प्रकार से ये यूरोप के अंतर्गत ब्रिटेन में भी क्रांति हुई।
ब्रिटेन में दो क्रांति, एक औद्योगिक क्रांति भी हुई थी जो उद्योगों के क्षेत्र में बदलाव लाया। इसके बाद यूरोप के अंतर्गत टर्की जो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है, फ्रैंकफर्ट की संसद बनी जर्मनी के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट संसद, यानी इन देशों में एक नए राजतंत्र के रूप में आया। और इसके बाद पिरसा जो फ्रांस के उसमें ही वो था, पिरसा में भी क्रांति हुई। पिरसा ये भी एक देश था, तो बगैर इसको जीते बगैर जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता था, इसको भी जीता गया, तब उसके अंतर्गत क्रांति हुई। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद